स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं 28 मई तक स्थगित, कुलपति का आदेश। 8 साल बाद बिहार में दिखने लगा शराबबंदी का असर, घरेलू और यौन हिंसा समेत कई मामलों में आई कमी, पुरुषों के हेल्थ में भी हुआ सुधार। पटना में महागठबंधन की चुनावी सभा, राहुल गांधी के पहुंचते ही धंसा मंच, मीसा ने हाथ थाम दिया सहारा। के पाठक का अनोखा आदेश, अब बिना एडमिशन लिए 11वीं की क्लास कर सकेंगे स्टूडेंट, टीचर भी हैरान। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पटना विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। वहीं 28 मई से होने वाली सभी परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी ने कुलपति ने यह आदेश जारी किया है। अगली सूचना तक यह आदेश लागू रहेगा। वहीं सोमवार को एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। 8 की संख्या में आए बदमाशों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि छात्र परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकल रहा था। वहीं तभी से घाट लगाए बदमाशों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। हमलावर सभी मास्क पहने हुए थे। वहीं इस घटना के बाद ही पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि जारी आदेश में इस घटना का जिक्र नहीं है। पत्र में अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित किए जाने की चर्चा है। बता दें कि मृतक के पिता अजीत कुमार जो पेशे से पत्रकार हैं, घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि बीए फाइनल ईयर का सेंट्रल लॉ कॉलेज में पढ़ा था। परीक्षा देने के बाद सोमवार को जब वह अपने बुलेट बाइक के पास गया तभी मास्क लगाए कुछ लोग आए और पीट कर हत्या कर दी। वहीं पटना के बोरिंग रोड में रहने वाले अजीत कुमार अपने एकलौते बेटे हर्ष की हत्या से काफ़ी आहत हैं। वहीं पुलिस से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी कानून का असर दिखने लगा है। मतलब शराबबंदी का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शराबबंदी की वजह से 21 लाख घरेलू हिंसा के मामलों में और इनसे लोगों की सेहत में सुधार दर्ज किया गया है। यहाँ शराब पीने के मामलों में भी 24 लाख की कमी आई है। दरअसल द लेसेंड रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद से 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका गया है। इसको लेकर जो शोध किए गए हैं उनमें से अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सदस्य भी शामिल थे। इस रिसर्च में बताया गया कि सख्त शराब नीति ने बार शराब पीने वालों और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी फायदेमंद साबित हो सकती है। मालूम हो कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी के विनिर्माण, परिवहन, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद बिहार में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा में कमी के सबूत भी मिले हैं। वहीं भावनात्मक हिंसा में 4.6% की गिरावट और यौन हिंसा में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्लेषण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, 4 और 5 के डेटा को शामिल किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। इसको लेकर 1 जून को वोटिंग होनी है और इससे पहले काफ़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। वहीं अंतिम चरण में प्रचार के लिए खुद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पटना आए हैं। राहुल को आज बिहार में 3 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करना है। वहीं ऐसे में पालीगंज में जब राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो अचानक से मंच ही धंस गया। दरअसल पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की सभा हो रही है। राहुल जैसे ही मंच पर पहुंचे, मंच का एक हिस्सा धंस गया। उसके बाद राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। थोड़ी देर में सुरक्षाकर्मी भी आ गए, लेकिन राहुल ने कहा कि मैं ठीक हूं। उसके बाद जाकर हर कोई रिलैक्स हुआ। वहीं इस जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसलों में मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी।
उन्होंने कहा कि मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप सबसे पहले देश और बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहे, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह संविधान का चुनाव है। वहीं बीजेपी वालों ने कहा कि हम इस संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। वहीं 23वीं ने बिहार में आप लोगों को रोजगार दिया, पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख रोजगार है, वो देने का काम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, तब से वे लगातार कोई न कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी चर्चा सबसे अधिक होती है। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग के नए निर्देश के बाद स्कूलों और कॉलेजों में खलबली मच गई है। दरअसल अब बिना नामांकन और बिना पढ़ाई के ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। वहीं इस कदम के बाद तमाम लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। दरअसल राज्य में इंटर की वार्षिक परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। परंतु इंटर में नामांकन नहीं होने के कारण कई माह बीत जाने के बाद सड़क पर बच्चे भड़क रहे हैं। वहीं अब शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि नामांकन प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। पहले जिन छात्रों ने जिस विद्यालय से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह 11वीं की परीक्षा बिना नामांकन के प्रारंभ कर देनी चाहिए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञप्ति जारी करते हुए 30 मई से 8 जून तक मासिक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। वहीं कई विद्यालयों के प्रधानों ने यह आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मैट्रिक पास करने के बाद अगर नामांकन नहीं हुआ है तो यह कैसे तय करेंगे कि हमारे यहाँ कितने छात्र कला और कितने छात्र विज्ञान तथा कितने वाणिज्य संकाय में नामांकित होंगे। वहीं बिना नामांकन बिना पढ़ाई कितने छात्र किस संकाय में परीक्षा देंगे, यह तय करना मुश्किल हो रहा है। कई बार यह भी देखा गया कि केंद्र माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई के माध्यम से उत्तीर्ण मैट्रिक के छात्र भी इंटर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट दिखाकर मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोमवार सुबह सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर तेजस्वी ने गुजरात की ओबीसी लिस्ट में शामिल 25 मुसलमान जातियों की लिस्ट पोस्ट कर कहा कि यदि संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। वहीं तेजस्वी ने पीएम मोदी के साथ साथ मीडिया पर भी सवाल उठाया है और उन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने लिस्ट की फोटो पोस्ट कर लिखा कि यह मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्र सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। हाँ, उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे हैं। वहीं यह जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ मोदी मीडिया के अज्ञानियों के लिए भी है जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज पढ़ते हैं, इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। मालूम हो कि भाजपा की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान को सामने रखकर भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण में ओबीसी, एसटी और एससी का हक मानकर मुसलमानों को देने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में इस मामले पर कई बार बयान दिया और कहा कि जब तक वो जिंदा हैं ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को काटकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देंगे। उसके बाद अब इस मामले में तेजस्वी ने यह पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजधानी पटना में 7वें चरण में मतदान होना है। इसको लेकर मतदान की तारीख 1 जून तय की गई है। ऐसे में इस चरण की चुनाव को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में अब वोटरों को अधिक समस्या ना उठाना पड़े, इसको लेकर पटना जिला प्रशासन द्वारा विकसित इलेक्शन मित्र ऐप एवं व्हाट्सएप चैट बोर्ड का प्रारंभ किया गया है। वहीं इस ऐप के लॉन्च करने के बाद इलेक्शन मित्र ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मतदान संबंधी विभिन्न जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मतदान केंद्र की जानकारी, मतदान केंद्र तक पहुंचने का रास्ता, मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं, वहीं जिला नियंत्रण कक्ष या वोटर हेल्पलाइन ऐप आदि की जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
कहा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हर एक वोटर से एक एक कर मिलकर उन्हें मतदान के प्रति प्रेरित करना, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का ससमय वितरण करना, वहीं सभी स्टेक होल्डर को सक्रिय रूप से शामिल करना, डिजिटल एवं तकनीक का बेहतर उपयोग करना इत्यादि कार्य काफ़ी सराहनीय है। इस बात की बड़ी खबर है कि 1 जून को अंतिम और 7वें चरण का मतदान होगा। इसकी तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुटे हैं। वहीं अंतिम चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बिहार में 3 चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 28 मई को पटना आ रहे हैं। और बता दें कि पटना में 2 और आरा में 1 चुनावी रैली को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। वहीं 29 मई को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी जनसभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में फतुहा के अलाउपुर में होगी। वहीं दूसरी आरा के बड़हरा और तीसरी पटना के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पाटलिपुत्र में होने जा रही है, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 29 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं काराकाट के विक्रमगंज, बक्सर के दिनारा और पटना साहिब के बख्तियारपुर में राजनाथ सिंह की सभा अगले बुधवार को होगी।